गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूँ। अपन थर्मोडायनेमिक्स को स्टार्ट कर दिए थे और सिस्टम जो है उसके डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। सराउंडिंग्स के बारे में अपन ने जान लिया था और अपन पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। और उसमें जैसे ही अपन एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की बात कर रहे थे तो अपना जो है वहाँ पे लेक्चर एंड हो गया था। तो आज अपन बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम जो है वो दो तरह की होती है, आप लोगों की ये बात ध्यान में रखनी है। पहला जो टाइप है वो इंटेंसिव होता है। पहला टाइप होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकंड टाइप जो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखनी है बात। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, पहले भी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको ये बात बता चुका हूं। एक बार फिर मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से हम इनको समझेंगे कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्चुअल में होती क्या है। देखिए क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है सिस्टम की जो मास और साइज पर डिपेंड करती है और कुछ ऐसी होती है जो डिपेंड नहीं करती है। तो जो प्रॉपर्टीज सिस्टम की मास और साइज पर डिपेंड करेगी उन्हें हम बोलेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टी सिस्टम की मास और साइज पर डिपेंड नहीं करती है उन्हें हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था कि जैसे बॉइलिंग पॉइंट है, अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब आप उसको 1 लीटर लो चाहे 10 लीटर लो, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना माना जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही माना जाएगा। इसी तरह यदि मैं पीएच की बात करूं, जैसे पीएच वाटर का 7 है, तो अब आप उसका 1 लीटर लो चाहे 1000 लीटर लो, उसका जो पीएच वैल्यू है वो 7 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे जो प्योर वाटर है उसकी मोलरिटी जो है यानी कंसंट्रेशन जो है वो 55.55 मोल पर लीटर है। अब आप प्योर वाटर 1 लीटर लो चाहे 1000 लीटर लो, उसकी पर लीटर मोलरिटी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो इसे हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से मीन्स होता है ऐसी प्रॉपर्टी जो जैसे ही मास और साइज चेंज हो वैसे वो चेंज हो जाए। जैसे मैं वॉल्यूम की बात करूं, 1 लीटर वॉल्यूम लिया आपने और आपने यदि वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, यदि मास को आपने बढ़ा दिया, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे 1 लीटर में 55.5 मोल है, 2 लीटर कर दूंगा तो ये जस्ट डबल हो जाएंगे। तो मोल्स क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है? तो आई होप आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं यहाँ पर आपको लिख रहा हूँ तो किस तरह से हम इनको डिफाइन करेंगे और कौन कौन सी ये होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इनकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन इनकी ये है, डेफिनेशन की यदि आप बात करो तो डेफिनेशन ये है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depend which depends upon mass and which don't depend, which इंटेंसिव है ना ये, तो डोंट डिपेंड, which don't depend, don't depends upon mass and size of system। ये तो इसकी डेफिनेशन है। इसी तरह हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसके जब आप डेफिनेशन लिखोगे तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम the properties of system which depends upon mass and size। क्लियर है?
तो ये हो गई डेफिनेशन। अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है वो अपन जान लेते हैं, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले बात करूं, टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में मोलैरिटी, नॉर्मलिटी ये सब आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद डेंसिटी, मोलार प्रॉपर्टीज, जैसे मोलार हीट कैपेसिटी हो गई, ठीक है ना, मोलार कंडक्टिविटी हो गई, ये सब। स्पेसिफिक, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ठीक है, स्पेसिफिक हीट हो गई, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गई, ये सब चीजें जो, यानी जिसके आगे स्पेसिफिक लग जाएगा या जिसके आगे मोलार लग जाएगा वो सारी प्रॉपर्टी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इसके अलावा सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, ठीक है, ईएमएफ ऑफ सेल, ठीक है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। ये जो प्रॉपर्टीज होती है इन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी आती है, इसमें आएगी मास, मोल्स, वॉल्यूम, एच, यू, यू, एच, एस, जी, सी, ठीक है। ये क्या है, ये है इंटरनल एनर्जी, ये है इंटरनल एनर्जी, ये है एंथैल्पी, ठीक है, ये है एंट्रोपी, ये है गिब्स फ्री एनर्जी, ये है हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो ये जो होती है इन्हें हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इनको बोलते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि हम दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मिला दें या उनका रेशियो निकाल ले तो हमको मिलेगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो जो होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे मैं क्या करूं, मोल बाय वॉल्यूम कर दूं, तो मोल बाय वॉल्यूम करेंगे तो कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी आ जाएगी। अपन मास बाय वॉल्यूम कर दे तो डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, और कंसंट्रेशन भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इसके अलावा आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव। इनको हम ऐड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि एक सॉल्यूशन की पीएच 7 है दूसरे की 5 है तो अपन ने 12 कर दी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इनको कर सकते हैं, एक का वॉल्यूम 10 ml है दूसरे का 20 ml है तो टोटल 30 ml हो जाएगा। इसका मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो एडिटिव होती है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव
प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप लोग अच्छे से समझें। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो साइज और मास पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे अपने पास में हो गया टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, मोलार प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, एएमएफ, सोल एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो सिस्टम के मास और साइज पर क्या करती है? डिपेंड करती है। जैसे वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गया, एंट्रोपी हो गई, हीट कैपेसिटी हो गई, गैस फ्री एनर्जी हो गई, एंथैल्पी हो गई। ये सब क्या होती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। ध्यान रखना है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो निकालेंगे तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनेगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो एडिटिव नहीं होती है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है उनको हम ऐड कर सकते हैं। फटाफट इसे लिखे फिर अपन आगे बढ़े। अपन बात करेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज है सिस्टम की, उनके बारे में। तो अब मैं बताता हूं आपको फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस, और फंक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जिस तरह से एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज थी। एक होता है स्टेट फंक्शन, एक टाइप होता है स्टेट फंक्शन, और एक होता है पाथ फंक्शन। दूसरी कैटेगरी जो होती है वो पाथ फंक्शन होती है। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि स्टेट फंक्शन जो होता है वो इनिशियल और फाइनल स्टेज पर डिपेंड करता है, उनको पाथ से कोई मतलब नहीं होता, इसलिए उन्हें बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। तो द फंक्शंस which depends only at initial and final states, not at path, those are known as state functions। तो ये कौन से होते हैं स्टेट फंक्शंस? स्टेट फंक्शंस होते हैं, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं आपको। एग्जाम्पल होते हैं डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस। ये सब क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन होते हैं। डेल्टा यू क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये है चेंज इन एंथैल्पी, ये है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये है चेंज इन एंट्रोपी। और एक बात और आपको ध्यान में रखनी है इसमें, वो ये है कि ये होते हैं पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। क्लियर है? पाथ पर डिपेंड नहीं करते हैं। अब मैं बात करता हूं पाथ फंक्शंस की।
तो पाथ फंक्शंस क्या होते हैं? जो पाथ पर डिपेंड करते हैं एंटायर पाथ पर, उनको स्टेट से कोई मतलब नहीं होता, ये स्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं। तो these depends on entire path। ये क्या होते हैं? these are state independent। ये क्या होता है? स्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपन को ध्यान में रखना है। अब ये कौन कौन से होते हैं, तो इनके मैं एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को। ये होते हैं हीट, वर्क, एक्सेट्रा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको फंक्शंस पता चल गए होंगे। फंक्शंस टू टाइप के बताए मैंने, स्टेट फंक्शंस और पाथ फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं, दे डोंट डिपेंड एट पाथ, विच टाइप ऑफ पाथ इज यूजेज। तो ये होते हैं डेल्टा यू, डेल्टा एस, डेल्टा जी एंड डेल्टा एस। और पाथ डिपेंड, जो पाथ फंक्शंस होते हैं वो डिपेंड करते हैं एंटायर पाथ पे, किस तरह का पाथ उसमें यूज किया गया है। ये स्टेट इंडिपेंडेंट होते हैं एंड दीज आर हीट एंड वर्क। फटाफट आप इसे लिखे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। चलो अब कुछ और बेसिक टर्म्स है, बेसिक डेफिनेशंस है सिस्टम और सराउंडिंग्स के बारे में, उनके बारे में अपन जानेंगे। वो क्या होती है देख लीजिए। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरनल एनर्जी के बारे में। इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू। तो इंटरनल एनर्जी एक्चुअल में है क्या? इंटरनल एनर्जी जो है वो है कि सिस्टम में जितने टाइप की एनर्जीज होती है उन सभी एनर्जीज का हम एडिशन कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब एक्चुअल में क्या होता है कि इनका सबका सम करना होता है, इसलिए इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू हम चेक नहीं कर सकते या कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं कि इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है उसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ डेल्टा लगाया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू मतलब इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल। अब आपको कहीं कहीं पर ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको ध्यान रखना होगा, इसको हम डेल्टा ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? अब मैं बता रहा हूं इसके कुछ पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है, द सम ऑफ ऑल टाइप्स एनर्जी इन ए सिस्टम। ये क्या होते हैं? सम होती है सभी टाइप्स की एनर्जीज का। क्यों? बिकॉज वी कैन नॉट कैलकुलेट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ internal energy so we should calculate the sum of all energies। जैसे डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वाइब्रेशनल एनर्जी है, रोटेशनल एनर्जी है, इन सभी का आप क्या कर लोगे? ऐड कर लोगे। क्लियर है? इस तरह से हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। उसके बाद आपको ये ध्यान रखनी है तीसरी बात कि इंटरनल एनर्जी जो होती है ना वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है।
यानी कि डेल्टा यू इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा यू डेल्टा ई से, या तो डेल्टा यू से कर सकते हैं, डेल्टा ई से कर सकते हैं। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि इसका एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं, सारे एनर्जीज का सम कर लेते हैं। कौन कौन सी होती है वो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ऐसी बहुत सारी एनर्जीज होती है सिस्टम में, जिनका सबका क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेते हैं। वही क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक बात और ध्यान रखनी है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी टेम्परेचर यदि चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी में भी क्या होता है, चेंज होता है। अब फटाफट इसे लिखें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी के बाद में हम बात करते हैं हीट की। हीट को आप Q से रिप्रेजेंट करोगे, और ये क्या है, ये है कोई भी जो सिस्टम होता है उस सिस्टम में एनर्जी ट्रांसफर होता है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसे हम क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। तो इसको आप लिख सकते हो, द एनर्जी ट्रांसफर एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये हो गया आपका क्या, हीट। अब एक और टर्म होती है जिसे हम बोलते हैं वर्क, वर्क, और इसे आप W से रिप्रेजेंट करते हो। तो वर्क जो है उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, वर्क होता है द एनर्जी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर। तो वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द एनर्जी अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, और हीट क्या होती है, द एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब हम आते हैं फ्लोट पर, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। अब हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। FLOT, फ्लोट क्या कहता है, इसके बारे में समझिए। ये कहता है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है, तो इसको लिखेंगे हम, द एनर्जी कैन नॉट बी created, the energy cannot be created nor be destroyed, it can change from one form to अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसको हम मैथमेटिकली यदि लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, यहां पर डेल्टा यू क्या है, यहां है डेल्टा यू इक्वल टू
चेंज इन इंटरनल एनर्जी Q जो है वो है हीट एंड W जो है वो है वर्क डन। ठीक है, समझिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैथमेटिकली आप इसे लिखोगे डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू है हीट और डब्ल्यू है वर्क डन। ठीक है, अब मैं इसमें आपको इस रूल को समझने के लिए, इस लॉ को समझने के लिए और इस लॉ पर न्यूमेरिकल्स करने के लिए सिग्न कन्वेंशन आप लोगों को आना चाहिए, वो समझा रहा हूँ। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ जो है वो खत्म हो जाएगा, इस पे फिर अपन प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसका सिग्न कन्वेंशन आपको समझा रहा हूँ। देखिए सिग्न कन्वेंशन जो है वो किस तरह से होता है, जैसे फर्स्ट है यदि सिस्टम हीट लेता है यानी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, तो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम। तो सिस्टम के लिए वो पॉजिटिव होगी, समझना बात को, यानी क्यू पॉजिटिव आएगा। क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, पॉजिटिव। सिस्टम यदि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है यानी सराउंडिंग से सिस्टम ले रहा है तो वो पॉजिटिव मानी जाएगी। दूसरा, हीट इज रिलीज्ड बाय द सिस्टम। हीट क्या हो रही है, सिस्टम रिलीज कर रहा है, सिस्टम हीट रिलीज करेगा तो सिस्टम के लिए वो नेगेटिव होगी, यानी Q की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे। क्लियर है। अब मैं बात करता हूं वर्क की। वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम के लिए नेगेटिव होगा, तो ये होगा नेगेटिव और हम माइनस लेंगे W। और फोर्थ कंडीशन, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी कि सराउंडिंग जो है वो क्या कर रहा है, सिस्टम पे वर्क कर रहा है, तो वो सिस्टम के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी W को क्या लेंगे, प्लस लेंगे। क्लियर है। यहां से आप समझ सकते हो, जैसे मैंने यहां पर ये सिस्टम ले लिया, ये मैंने लिया सिस्टम, ठीक है। अब यहां से ये हीट ले रहा है, क्यू ले रहा है हीट, तो इसके लिए ये पॉजिटिव होगी। और यदि सिस्टम दे रहा है तो इसके लिए ये नेगेटिव होगी। यदि वर्क W यानी कि वर्क सिस्टम पर हो रहा है, ये एरो का मतलब पर हो रहा है, ऑन, तो ये पॉजिटिव। और सिस्टम वर्क कर रहा है तो इसके लिए होगा नेगेटिव। ये सिग्न कन्वेंशन आप लोगों को आना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। एक छोटा सा न्यूमेरिकल बताता हूं मैं आप लोगों को ताकि क्लियर हो जाएगा।
फाइंड डेल्टा यू फॉर ए सिस्टम if system absorbed 15 kilojoule heat and does 5 kilojoule work। ये क्वेश्चन है कि सिस्टम ने क्या किया, 15 किलो जूल एनर्जी जो है, हीट जो है वो ली है और 5 किलो जूल वर्क किया है, तो डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें देखो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्यू क्या हो गई, पॉजिटिव, तो क्यू हो जाएगी प्लस 15 किलो जूल, और सिस्टम वर्क कर रहा है तो सिस्टम वर्क करता है तो क्या होता है, नेगेटिव, तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव कितना, 5, और डेल्टा U इक्वल टू होता है Q प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे डेल्टा U बराबर Q कितना है, प्लस का 15 और ये माइनस का W, और W कितना है अपना 5, तो कितना आ गया 10 किलो जूल। ये आपको ध्यान में रखनी है बात। एक चीज और छोटी सी ध्यान रखने ना, 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल, जिसको आप लिख सकते हो 4.2 जूल। ये आपको यूनिट कन्वर्जन में काम आएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं इस पे। तो आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई होगी। आप यहाँ तक के लेक्चर्स को अच्छे से देखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आगे के टॉपिक हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।